तो सबसे पहला है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि यानी इस ग्रंथि को बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है। मधुमेह किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। ये मधुमेह जो हुआ, शुगर, चीनी रोग, ये किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और अग्नाशय ग्रंथि जो है एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है, इसको भी ध्यान रखना है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और इस ग्रंथि के रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आगे है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करें, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यानी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। और आगे है हसीमातार रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। अगला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम लोग बात कर ले वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है। वृषण ग्रंथि एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। आगे है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ बढ़िया प्रश्न है कि किस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो वह है एड्रिनल ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि जो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्निस्ट स्टॉलिंग ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि अंतःस्रावी ग्रंथि का खोज किसने किया है? विलियम वेलिस और अर्निस्ट स्टॉलिंग ने किया है। आगे है वेदों में नदियों के नाम। वेद, जो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन वेदों में किस नदी का क्या नाम है? तो वर्तमान समय का नाम और इधर है प्राचीन नाम। जैसे है वेदों में झेलम को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान नाम है झेलम, तो उस समय नाम जाना जाता था विस्तता। चिनाब नदी को उस समय अश्कनी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न। चिनाब नदी का वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो वह है अस्कनी। या इसको इस तरह से कह सकते हैं, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्कनी है। उसी तरह रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री नदी। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा नदी। और आगे है वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। वेदों की संख्या 4 और इसी वेदों में अघन्या कहा गया है, तो गाय को कहा गया अघन्या। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में की गई थी। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। कहाँ पर? नैरोबी, जो केन्या में है स्थित, यहीं पर किया गया था। और इसी संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पहली बार जो मनाया गया था 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष इसी संगठन के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में, जो केन्या के अंदर है। आगे है सतत विकास का प्रथम सम्मेलन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन यानी स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। अगर बात कर लें स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्टॉकहोम। उसी तरह डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तांजानिया की राजधानी है दोदोमार। मोरक्को की राजधानी है रबात। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो ये कुछ देश हो गया और इसका राजधानी हो गया।
आगे बात करते हैं, कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे प्रमुख पुस्तक है और उसके लेखक। इसमें से आता है सबसे पहले मुद्राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। उसी तरह इंडिका है, और इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। और इस इंडिका के अंदर में मौर्य समाज के बारे में किया गया है वर्णन। मौर्य समाज, ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया इंडिका के अंदर, जो कि मेगास्थनीज किसके लेखक हैं। ये मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे और मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने इंडिका के अंदर लिखा है। उसी तरह मृच्छकटिकम, जिसके लेखक है शूद्रक, और है कादम्बरी, जिसके लेखक है वान भट्ट। और ये वान भट्ट की रचना किया, कादम्बरी की रचना किया था वान भट्ट ने। और कादम्बरी में जो लिखा गया वो हर्षवर्धन के समय में इसको लिखा गया है। मेघदूत, जिसके लेखक है कालिदास। मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहारनम, ये सारे पुस्तक के लेखक है कालिदास। आगे है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु ये कहाँ पर है? लुम्बिनी में। और ये कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेपाल के अंदर है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, और 5 ब्राह्मणों को दिया था। और बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी या निरंजना नदी भी उसको हम लोग कहते हैं। फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध पहले ऐसे मानव जिनकी की प्रतिमा की पूजा किया गया। ये भी बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध पहले ऐसे मानव हुए जिसके प्रतिमा का पूजा किया गया। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मानव जिनका जन्म जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति और जिनका निर्वाण यानी कि मृत्यु, वो तीनों ही एक ही दिन हुआ है। वो है बुद्ध यानी वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा के ही दिन इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसका मृत्यु भी हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा जो होता है सबसे पवित्र पर्व मनाया जाता है। आगे बात करें, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, कुशीनगर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंदर कुशीनगर में। उसी तरह जिस तरह से हम लोग महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े, उसमें से अब हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन जो वैशाली के अंदर में है, वैशाली के अंदर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर माना जाता है महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। उस 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए, और इसी महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे उनको वो ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक वो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में त्रिरत्न, जिसमें से कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे है सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये बढ़िया प्रश्न है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य के अंदर में? केरल में है। और किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। उसी तरह से विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। कार्ले और चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। आगे
त्रिवेद, त्रिवेद के अंदर में कौन कौन सा वेद आता है? ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है। इस तरह से अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला कि त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेद, वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं हम लोग ऐत्रेय। उसी तरह यजुर्वेद जो है जिसका कि ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम लोग गोपद के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है, और इस अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। और इस तरह से सबसे प्राचीन वेद की बात करें, सबसे प्राचीन का वेद, सबसे प्राचीन का वेद, सबसे प्राचीन का वेद कौन सा वेद है? तो ये है ऋग्वेद। सबसे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद, और इसी अथर्ववेद को जादू टोना तंत्र मंत्र वाला वेद भी कहा जाता है। आगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और किस शैली में? पंचायतन शैली में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इस तरह से यहाँ प्रश्न बनेगा कि खजुराहो का मंदिर किस शासकों ने निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर? तो छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी स्थित है, यानी खजुराहो मंदिर के पास ही कंदरिया महादेव का भी मंदिर स्थित है। आगे है अम्बुबाची मेला, जो असम का कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम के कामाख्या जी मंदिर के अंदर में। और इस मंदिर में जो अम्बुबाची का मेला लगता है, इस मेला के अंदर योनि की पूजा की जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। और ये माउंट आबू कहाँ है? सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में, जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे है दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसी तरह से आगे है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश, इसी गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। दास वंश यानी ममलूक भी वंश कहते हैं, ममलूक वंश, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दास वंश यानी ममलूक वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर करवाया था? अजमेर में। आगे है नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और इस पर जो एक नई मंजिल जोड़वाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने जोड़वाया था। फिरोज शाह तुगलक, ये भी ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस कुतुब मीनार के ऊपर में एक नई मंजिल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कुतुब मीनार निर्माण में, कुतुब मीनार में किसका योगदान नहीं रहा था? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक नई मंजिल को जुड़वाया था। इन तीनों का सहयोग रहा था। इसके अलावे जो ऑप्शन में दिखेगा उसको आंसर हम लोगों को कर देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने उस कुतुब मीनार के ऊपर में एक नई मंजिल का जोड़वाया था। तो इस तरह से इन तीनों का इसमें सहयोग है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और मलिक वैसी उपाधियां मिली थी। लाखों का दान देने वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में कराया गया था। अकबर
किसके द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर किया गया था? फतेहपुर सीकरी में। और क्यों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, जो 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है और इस हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। और किस शैली में निर्मित है? 4 बाग शैली में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने कराया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसी तरह वस्तुकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो शाहजहां के शासनकाल को वस्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1029 सूक्त है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, जबकि सूक्तों की संख्या 1028 है। 1028 ध्यान रखिएगा, 1028 सूक्तों की संख्या है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र के लेखक है विश्वामित्र। विश्वामित्र इस गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं और सूर्यदेव को समर्पित है। उसी तरह से ऋग्वेद के 9वें मंडल सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया। सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बात कर लें। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य है। यानी कि कार्बन डेटिंग विधि ये क्या है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको याद रखिएगा आप लोग। तिथि निर्धारण, ध्यान रखना है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन यानी C14। और इसका खोज जो किया है 1946 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है V.S. लीवीदेव ने तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है जिसको कि हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के नाम से जानते हैं, इसका खोज किया था 1946 में। और इसी के माध्यम से रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम यानी टाइम पीरियड है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो मध्य है तो ये माना गया। इस तरह से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसके अकॉर्डिंग है 2300 ईसा पूर्व। BC मतलब हो गया ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। आगे है, इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर जो था हड़प्पा था जिसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना हम लोगों को, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सिंधी भाषा का शब्द है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, किस भाषा का शब्द है? तो यह है सिंधी भाषा का शब्द। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जिसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है और किसके द्वारा किया गया? R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। उसी क्रम में अगर हम लोग बात कर ले कालीबंगा, तो कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ सीधा प्रश्न हम लोगों को ध्यान रखना है, कालीबंगा जो है
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले। उसी तरह से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य कहाँ? तो कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियों कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इस तरह से इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था 1952-53 में किया था, इसको भी ध्यान रखना है। आगे है धौलावीरा, इसके बारे में बढ़िया प्रश्न है। धौलावीरा की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा धौलावीरा गुजरात में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। यानी कि धौलावीरा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा। किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2021 में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया वो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है और ये धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित था वो है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। और ये जो 3 नगर था जिसमें दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर उपस्थित था, इस तरह से में ये विभाजित था। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। यहाँ पर जो बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए मिलेगा तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको शामिल किया गया है वो है धौलावीरा, जिसको कि 2021 में शामिल किया गया है। अगला है लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है और ये जो लोथल है हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में, जो गुजरात के अंदर है। इसलिए लोथल को हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। व्यापारिक राजधानी या इसी को वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जिसको कि व्यापारिक राजधानी यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं? तो वो है लोथल, और ये लोथल गुजरात में है। इसी लोथल में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोथल से क्या मिले? मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो बना है मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल, ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। तो ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा इसमें कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उस संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्मृति के आधार पर संविधान के भाग 4A में और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कांग्रेस का जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और उस समय जो जोड़ा गया था भाग 4A में और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। और इस तरह से अभी वर्तमान समय की बात करें तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया
वो जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके अंदर है क्या, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा ये जो जोड़ा गया है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है, जो कि हम लोग बात किए। अब आगे है एनी बेसेंट से संबंधित फैक्ट। एनी बेसेंट के से जो संबंधित फैक्ट है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में, जिसकी अध्यक्षता किया था। इन्हीं की पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट की प्रमुख पत्रिका है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। और ये जो भारत आई थी ये मद्रास में आई थी, और ये जिस संगठन से जुड़ी हुई थी तो इसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो हुआ करता था इसी मद्रास में था, इसलिए वो मद्रास आई थी भारत में। और इस तरह से ये भारत में आके इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने कि कलकत्ता के 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। साथ ही इसके पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ, और ये सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली है। एनी बेसेंट भारत में जो आई थी वो मद्रास में, और इसी मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यहीं पर ये सर्वप्रथम आई थी। आगे बात करें सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला रहे तब हम लोगों को आंसर करना है एनी बेसेंट, जिसे कि अभी हम लोग पढ़े। और वैसे अगर प्रश्न में रहे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हम लोग करेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू करेंगे। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कानपुर का अधिवेशन हुआ था और ये 1925 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। और किस राज्य की, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और इसी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, जिसका नाम है सुचेता कृपलानी। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ये भी उत्तर प्रदेश की ही है। और इसी तरह से भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 13 फरवरी को, और किस रूप में, तो राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे इसके साथ साथ में आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। आगे बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेद जिसमें से कि अनुच्छेद 44 है। और इन अनुच्छेद 44 के अंदर में है समान सिविल संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर में क्या, समान सिविल संहिता का उल्लेख है। आगे बात करें भारतीय संविधान का भाग 4, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान में कुल मिला के अभी वर्तमान समय में 22 भाग है, और इस 22 भाग के अंदर भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का प्रावधान है, अनुच्छेद 36 से 51। और इस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और ये नीति निर्देशक तत्व जिसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। अनुच्छेद 79 की बात करें तो अनुच्छेद 79 के अंदर में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रखिएगा आप लोग सरला। क्या याद रखेंगे, सरला।
ये 100 से हो जाएगा संसद, ध्यान रखिएगा। देखिए 100 से संसद अनुच्छेद 79, और रो से हो जाएगा राज्यसभा, और ये जो राज्यसभा हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और ला से हो जाएगा लोकसभा जो कि 81 है। तो इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं, सरला। 100 से हो जाएगा संसद, रो से हो जाएगा राज्यसभा, लो से हो जाएगा लोकसभा, यानी 79, 80, 81, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। आगे है ब्लड यानी कि रक्त। सबसे पहला ही रक्त से संबंधित है, इसमें रक्त समूह का खोज। रक्त समूह का जो खोज किया है वो कार्ल लेड-स्टीनर ने किया है। ये बढ़िया प्रश्न है। रक्त समूह का खोज किया कार्ल लेड-स्टीनर ने। रक्त समूह में सर्वदाता रक्त समूह यानी कि सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ओ निगेटिव रक्त समूह जिनका वो सभी को दे सकता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही जो ले सकता है यानी किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसका एक्सेप्ट कर सकता है, वो है ए बी पॉजिटिव। उसी तरह जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया है। आगे बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया विलियम हॉर्वे ने की थी। आगे है आनुवांशिकता के नियम का खोज किया है गेगरी जॉन मेंडल ने। ये बढ़िया प्रश्न, जरूर ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता के नियम का खोज किया गेगरी जॉन मेंडल ने की थी। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है। रक्त ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका pH मान 7.4 होता है, और ये जो है एक प्रकार का क्षारीय है। रक्त क्या है, क्षारीय है, और ये जो क्षारीय है जिसका कि pH मान कितना है 7.4, यानी 7 से जितना भी अधिक हो जाएगा वो क्षारीय होगा, और 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होता है। 7 जिसका मान होगा वो होता है उदासीन। 7 होता है शुद्ध जल का, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जिसका pH मान 7 होता है ये उदासीन होता है। और यहाँ पर ब्लड के बारे में बात किया जा रहा है, यानी रक्त के बारे में बात किया जिसका pH मान 7.4 होता है, तो एक प्रकार का रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। अगर बात कर ले pH पैमाने का खोज, pH पैमाने का जो खोज किया वो सोरेनसन ने खोज किया है। आगे सत्यमेव जयते, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, और ये कहाँ पर से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बात किया जा रहा है आश्रम का। आश्रम में 4 प्रकार के आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम का चर्चा है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये बढ़िया प्रश्न, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो ध्यान रखना कि जाबालोपनिषद के अंदर में। अब है वर्ण। वर्ण, ये वर्ण जो है 4 वर्ण भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ये भी बढ़िया प्रश्न, जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर में 4 वर्णों का 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। 4 धाम की बात किया जा रहा है कि 4 धाम कौन कौन से हैं, तो 4 धाम है बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, द्वारिकानाथ जो कि गुजरात में है, पुरी जो कि उड़ीसा के अंदर है, चौथा जो है रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है। तो इस तरह से 4 धाम का उल्लेख की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। यानी सीधा प्रश्न है कि G7 की शुरुआत कब की गई, 1970 में किया गया। किनके द्वारा, अमेरिका और इनके जो समर्थक थे, इनके सहयोगी थे, इनके द्वारा आर्थिक संकट से लड़ने के लिए किया गया था। आगे है G7 में शामिल देश। G7 में कौन कौन से देश शामिल है, G7 जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं G7, इसका मतलब यहाँ पर 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, कनाडा है और यूनाइटेड किंगडम है। आप इसको अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा GF को जूस पिलाना। देखिए यहाँ पर लिखा गया GF को जूस पिलाना। GF को G7 के सदस्यों को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। GF को जूस पिलाना, देखिए G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा
जापान, और यू से हो यू से जापान हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा, सी से आप लोगों को याद रखिएगा कनाडा हो जाएगा, और फिर ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे? जीएफ को जूस पिलाना, जीएफ को जूस पिलाना, इसको याद रख सकते हैं। इसके माध्यम से G7 में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं उसको याद रख सकते हैं। आगे बात करें, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बार्गो इंग्लेजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय। भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसी तरह से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तब वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसी तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। जबकि भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारों ही अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, किसके समय में विधि आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में विधि आयोग का गठन किया गया था, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले को। आगे है, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। और इस बंगाल विभाजन जो लागू हुआ पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के अंदर में रक्षाबंधन दिवस मनाया था। रक्षाबंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर को मनाया था। आगे बात करें, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल में जितने भी विदेशी वस्तु थे उन सभी विदेशी वस्तुओं को जलाया गया और साथ ही साथ वहाँ पर बहिष्कार किया गया, जिसको कि हम लोग बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं या स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, ये आंदोलन तीनों एक ही आंदोलन है, नाम अलग अलग है। और ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किया गया था, इसलिए बंग भंग आंदोलन इसका नाम है। इसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और इस आंदोलन के समय में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा बहिष्कार आंदोलन। आगे बात करें हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि हम लोग जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को कल बंगाल में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और कहाँ पर? तो बंगाल में। उसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो लागू किया था वो रीड और मुनरो ने लागू किया था। और ये कहाँ पर? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया गया था? मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी में। और किसने लागू किया था? मुनरो और रीड ने इसको लागू किया था। इस तरह से महलबाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो महलबाड़ी व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। हॉल्ट मैकेंजी ने महलबाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में महलबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ये 3 बंदोबस्त थे, 3 व्यवस्था था और तीनों ही व्यवस्था अलग अलग। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में, महलबाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सारा आता है। आगे बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम
को लिस्टेमान ने दिया था। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है, और इस नियम को किसने दिया था? लिस्टेमान ने दिया था। आगे है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं। और इसी चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से कब बंद किया, स्थगित किया? तो वो 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद? तो चौरी चौरा घटना के बाद। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था वो रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। आगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। और काकोरी ट्रेन डकैती में इस ट्रेन से जो सामान जा रहा था, सरकारी खजाना जा रहा था, उसको लूट लिया गया था 9 अगस्त 1925 को। और इसी घटना को कहा जाता है काकोरी ट्रेन डकैती, जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। आगे बात करें बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेनाओं की तरफ से, जबकि भारत की तरफ से इसमें 3 दोस्त थे। अवध का नवाब जो था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब था जिसका नाम है मीर कासिम। और भारत का मुगल बादशाह जो थे वो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में लड़े, फिर भी इनकी हार हो जाती है और अंग्रेजी सेनाओं की जीत होती है। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा व्यापारिक क्षेत्र जितना था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर व्यापार में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये अंग्रेज़ों के साथ में, अंग्रेजी सेनाओं के साथ में ये समझौता हुआ था, जिसको कि हम लोग इलाहाबाद की संधि या समझौता के नाम से जानते हैं। आगे है प्रमुख पुस्तकें, जैसे पुस्तक है गुलामगिरी। इस गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले। उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किया था बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। उसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और मुद्राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हो गया और उसके लेखक हो गए। आगे बात करें वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ध्यान रखना है। आगे है वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जबकि भारत में 1928 में पहुंचा था। और इस समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना के कारण इस रिपोर्ट को प्रस्ताव पारित नहीं करा सके, यानी पास ये नहीं हो पाया नेहरू रिपोर्ट। किनके कारण? तो मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न था, साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में आता है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1928 में प्रस्तुत किया। किनके कारण ये पास नहीं हो पाया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ये नेहरू रिपोर्ट पास नहीं हो पाया था। आगे है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग
कि गांधी इरविन समझौता, यह दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और उस समय भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। इन्हीं दोनों के मध्य में ये समझौता हुआ, तो इसलिए इसका नाम है गांधी इरविन समझौता। ये दिल्ली में हुआ था समझौता, इसलिए इसका नाम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया था गांधी जी ने। किस समझौते के बाद? गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता के बाद। और इसी गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने के लिए तैयार हुए थे, जो कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे है महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट या पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इस समय गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में मोतीलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू गांधी के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो जेल में थे। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और गांधी जी की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किए थे वो कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि गांधी जी इस समय जेल के अंदर थे, इसलिए गांधी के प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे मोतीलाल नेहरू ने। आगे है विषाणु जनित रोग। कुछ इंपॉर्टेंट विषाणु जनित रोग है कि विषाणु के कारण होने वाला कौन कौन सा रोग है, तो वह रेबीज है जो विषाणु के कारण होता है। उसी तरह से चेचक है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डेंगू है और इबोला। ये सभी जितने भी रोग है वो सभी विषाणु के कारण होता है। इसमें से प्रमुख रोग है रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू और इबोला। और इसको अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा रचना, RACHNA, रचना, हमें पानी देना, जरा पानी दो, हमें रचना हमें पानी दो। तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ लिखा गया। R से हो जाएगा रेबीज, CH से हो जाएगा चेचक, उसी तरह H से हो जाएगा हेपेटाइटिस, M से हो जाएगा मजलिस और E से हो जाएगा इबोला। और उसके बाद जो है PNAI, इससे जो होगा आपका ये हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं PNI ये साइलेंट है, 2 से हो जाएगा डेंगू। इन सभी से होता है, इन सभी से प्रमुख रोग जो है ये विषाणु से होने वाला प्रमुख रोग का शॉर्ट ट्रिक है। अब देखते हैं जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग। जीवाणु से हैजा है, टिटेनस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, तपेदिक है, प्लेग। ये जो तपेदिक है इसी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग या इसको इंग्लिश में बोलेंगे टीबी रोग। तपेदिक रोग को इसको अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे तो इस तरह से याद रखिएगा, पंडित का टीक न्यू है, पंडित का टीक न्यू है। तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। देखिए पंडित से आपका यहाँ प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थेरिया और यहाँ तो से हो जाएगा तपेदिक। प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थेरिया, तो से हो जाएगा तपेदिक और का से हो जाएगा काली खांसी और टी से हो जाएगा टिटनस और ये को से हो जाएगा कुष्ठ रोग और न्यू से हो जाएगा निमोनिया और हो से हो जाएगा हैजात। इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं, पंडित का टीक न्यू। इससे ये जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों का एक शॉर्ट ट्रिक है। आगे बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन में सबसे पहला अधिवेशन जो होता है वो मुंबई अधिवेशन, जो पहला ही अधिवेशन हुआ था, जो 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसी तरह से सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। तो वह सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। तो इस आगे है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। और इस तरह से गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने।
लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था अंबिकाचरण मजूमदार ने। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 के सूरत अधिवेशन में, इस अधिवेशन का मिलन हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था और अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल एक हो गए थे, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। आगे बात करें नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो विद्या देवी भंडारी थी। ध्यान रखना है, नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो वो है काठमांडू में, जहाँ पर कि दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय है। तो ये काठमांडू के अंदर में दक्षेस यानी सार्क का हेडक्वार्टर है और ये काठमांडू नेपाल की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे है, जबकि श्रीलंका की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलंबो हुआ करती थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की पहले राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? कोलंबो, जबकि अभी वर्तमान समय में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे। बांग्लादेश की बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसकी राजधानी ढाका है। अगर यहाँ की करेंसी की बारे में बात करें, यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है टाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टाका। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगलो। अमार सोनार बंगलो, अमार सोनार बंगलो। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ किस अन्य देश का राष्ट्रगान को लिखा है? तो वो बांग्लादेश का। बांग्लादेश के राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगलो। इसको भी ध्यान रखना है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। आगे है म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि म्यांमार से भारतीय राज्यों की संख्या बताइए जिससे सीमा साझा करती है। तो राज्यों की संख्या है 4। वो कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रखिएगा अरुणा मामी। अरुणा मामी, ये देखिए अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, ये मो से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल में टकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में? तो ध्यान रखना हम लोगों को, चीन में। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। पेंटागोनिया जो मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। इसी तरह से गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया वो चीन में है। और ये जो गोबी मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में और चीन में है। किजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्त एक वीर जो है ये ईरान में है। दस्त ए लूट ये ईरान में है। आतकामा चिली के अंदर में है। ग्रेट विक्टोरियन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तमामी मरुस्थल ये सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। आगे बात करें पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील के अंदर में। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का गठन हुआ जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं चौरी चौरा घटना। ये हम लोग पीछे देखें चौरी चौरा घटना। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जो कि चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं ये सारा चीज़ जितना भी है। यूनिसेफ नामक संस्था प्रति वर्ष 1995 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। आगे बात करते हैं वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। यहाँ से ये बढ़िया प्रश्न बनेगा
कि 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ था। आगे है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे इनकी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या 9 हो गई थी। यानी जम्मू कश्मीर जो इनको कि पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इस लद्दाख के अंदर में केवल और केवल 2 ही जिला है, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अंदर में 2 ही जिला है, लेह और कारगिल। इन दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या उस समय 9 हो गई थी, जबकि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। उसी तरह से 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन और द्वीप को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से घटकर कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इस तरह से अब जो है वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, जबकि राज्यों की संख्या 28 है। आगे है भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और कितना देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। जिसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाएगा, इनमें से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो इन 5 राज्यों से गुजरती है, इनके अलावे जो ऑप्शन में मिलेगा वहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसके साथ ही साथ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उड़ा से हो जाएगा ओडिशा। इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, भारतीय मानक समय रेखा का शॉर्ट ट्रिक। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसको कि हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, 16 सितंबर को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें नीचे है, इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से बात कर लें, जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और इसी 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जनता कर्फ्यू जो लगाया गया था पहली बार 22 मार्च 1920 को। साथ ही साथ पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग। ये जो है भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और उसी तरह से शाही लीची का जीआई टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया है। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष ये जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए। और भारत में दिया गया पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय है। रोग है उस कुछ से संबंधित है, जिसमें कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो यहाँ बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। उसी तरह से कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इटाई रोग किसकी कमी से होता है, तो वह है कैडमियम।
मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग किसकी कमी से होता है? तो वह है मरकरी की कमी से। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी रोग होता है। फ्लोराइड की कमी से दांत संबंधी रोग होता है। आगे है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान का 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और इस 9वीं अनुसूची में जो रखा गया भूमि सुधार संशोधन, इसको भी ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार संशोधन से संबंधित इसमें प्रावधान को जोड़ा गया भारतीय संविधान का 9वीं अनुसूची में। और इस तरह से पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। 42वें संविधान अगला है 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये बढ़िया प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन हुआ किस वर्ष था? तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, 1976 में हुआ था। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। और जिसके अंदर की जोड़ा क्या किया गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत की स्थिति वो विस्तार के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद नंबर 2 में कनाडा है, नंबर 3 में चीन है, नंबर 4 में संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर 5 में ब्राज़ील है, नंबर 6 में ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 में भारत है। यानी आपको प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसी तरह दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा देश चीन, चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इस माध्यम से आप इन सभी देशों का नाम क्रम से याद रख सकते हैं। देखिए ये जो है रो से हो जाएगा रूस, यहाँ रो से हो जाएगा रूस, ये क से हो जाएगा कनाडा और नंबर 3 में जो है ये हो जाएगा चीन, चीन का चीन ही रह जाएगा। ओ से हो जाएगा अमेरिका और ब से हो जाएगा ब्राज़ील और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरह से एक क्रम से याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इस माध्यम से विश्व के 7 सबसे बड़े देश जो क्षेत्रफल में बड़ा है उसको याद रख सकते हैं। नंबर 1 में रूस है, नंबर 2 में कनाडा है, नंबर 3 में चीन है, नंबर 4 में अमेरिका है, नंबर 5 में ब्राज़ील है, नंबर 6 में ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 में भारत है। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। पूरे जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो वह 17.5%। आगे है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2.42% जो है पूरे क्षेत्रफल के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में जो क्षेत्रफल है वह है 2.24%। वैसे अगर बात कर लेते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। आगे है हेनले लूप संरचना, इससे संबंधित प्रश्न है। तो हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है, ये ध्यान रखिएगा। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण, इसको भी ध्यान रखिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वो किडनी करता है। और किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किडनी की इकाई क्या है? तो वो नेफ्रॉन है। आगे है हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। हेनले लूप का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक।
अब बात कर लेते हैं प्रमुख नदियाँ, जिसमें सबसे पहला है नील नदी। नील नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, इसको याद रखना है हम लोगों को। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। वो कौन कौन सी है? तो श्वेत नील है और नीली नील है। यानी श्वेत नील और नीली नील से मिलकर यह नील नदी बनती है, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में है। और श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब ये नील नदी कहा जाता है। आगे टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। रोम की बात किया जा रहा है। रोम जो है इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है, और ये रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और इस इटली की राजधानी है। डेन्यूब नदी के बारे में बात करें, ये डेन्यूब नदी, यह नदी का उद्गम जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यानी कि डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से। और ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। यह नदी पांच देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया और रोमानिया। वैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो वियना। साथ ही साथ हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी याद रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की बात किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। उसी तरह से सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इन पांचों देश की राजधानी से यह नदी होकर गुजरती है, यानी डेन्यूब नदी गुजरती है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस नदी को ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं, तो वो है डेन्यूब नदी। आगे है हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। यहाँ भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, किस घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है? तो हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। यहाँ से दूसरा ऐसा प्रश्न पूछेगा, पूछताछ घास का मैदान किस देश में है? तो हंगरी में है। आगे हडसन नदी। हडसन नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है न्यूयॉर्क, जिसका कि उपनाम बिग एप्पल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका न्यूयॉर्क जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। और ये न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं पोटामेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पोटामेक नदी के किनारे। पोटामेक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। आगे बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स से कुछ संबंधित प्रश्न है। फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसको कहते हैं? नरेंद्र सिंह कपानी, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में। भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। और यही पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया था नरेंद्र सिंह कपानी को, जिनको कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। आगे है कुछ प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ में बात करें, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है।
अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? तो वो है मलक्का जल संधि। उसी तरह से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हरमुज जल संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। हरमुज जल संधि किनके मध्य है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि किनके मध्य है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वह सुएज नहर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो सुएज नहर है। अब कुछ खेल से संबंधित प्रश्न है, खेल से, जिसमें से क्या आएगा? सबसे पहले उबेर कप, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। उसी तरह से उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। उसी तरह से नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता वो है नंदू नाटेकर। आगे है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो वो है नौका दौड़ यानी कि रोइंग। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से। उसी तरह से डेविस कप का संबंध है टेनिस से। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस, इसको ध्यान रखिएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। अगर बात कर लें सी के नायडू, ये क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो वो सी के नायडू थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे सी के नायडू। और सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सी के नायडू के जो पुत्री था उसका नाम है चंद्रा नायडू, अब पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर वह चंद्रा नायडू जो कि सी के नायडू की पुत्री थी। आगे है कुछ ट्रॉफी जो कप है उससे संबंधित खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी, जैसे थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। उसी तरह डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। देवघर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। मोहन बगान ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे भारत, अगला जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई, यानी भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों की संख्या की बात करेगा। कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका कि भारतीय सीमा से सीमा साझा करते, तो वो है 7। कौन कौन सा देश है? तो वह है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और इसमें सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत की सीमा से लगता है? तो वो बांग्लादेश। कुल मिला के 4096 यानी 4097.7 किलोमीटर। चीन की लंबाई है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर। नेपाल का है 1751 किलोमीटर। म्यांमार का है 1643 किलोमीटर। भूटान का है 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का केवल और केवल 106 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत का सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है? वह है बांग्लादेश 4097 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगता है? तो वह अफगानिस्तान के साथ। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, बचपन में बीए किया आप। देखिए बी से हो जाएगा बांग्लादेश, और इस चौ से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, और नौ से हो जाएगा नेपाल, मे से हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी बचपन में बीए किया। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आगे भारत में कुल 43 विश्व धरोहर है। यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची कितना? 43 है, जिसमें से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर है। इसमें हम लोगों को मिश्रित वाला जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत का एकमात्र स्थल जो मिश्रित विश्व धरोहर की सूची में शामिल है वो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
भारत का एकमात्र स्थल जो विश्व धरोहर की सूची में मिश्रित स्थल की श्रेणी में आता है वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पर है, सिक्किम में। उसी तरह से कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर भी शामिल है, एक तो अहमदाबाद जिनको कि 2017 में शामिल किया गया है, और दूसरा शहर जो है वो जयपुर है जिसको कि 2019 में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूजियर ने तैयार किया था, यानी चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसके वास्तुकार कौन थे, तो ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार थे। आगे है जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। आगे है भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गिरी। भारत के परमाणु विद्युत गिरी की बात करें तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। उसी तरह बात करते रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर, तो ये राजस्थान के अंदर में। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा जो परमाणु संयंत्र ये गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर है। कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से इसको निर्माण किया गया। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको कि बार्क के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 को, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 को। अब है कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। इस क्रम में सबसे पहला जो है वो है इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। अगर हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को मनाते हैं, और किस तरह से मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जयंती। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद, जय हिंद। साथ में साथ दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारा नारा कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बात करते तो बंदी जीवन, जिसके लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्रनाथ सन्याल। गीता रहस्य पुस्तक, इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। उसी तरह से गुलामगिरी की बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता था। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है वो किस पुस्तक को कहा जाता है, बंदी जीवन को, जिसके लेखक की सचिंद्रनाथ सन्याल थे। प्रमुख अभियान की बात करें तो सबसे पहले जो अभी हाल ही फिलहाल में संपन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा इसको किया गया था। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और ये कब चलाया गया था, 7 मई 2025 को। उसी तरह ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है ये सियाचिन यानी लद्दाख पर विजयी, सियाचिन पर जो फतह किया था, सियाचिन पर झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा, वो 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन विजय से, जो कि 1984 में हुआ था। उसी तरह से ऑपरेशन विजय की बात करें तो ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और इस युद्ध में जो ऑपरेशन विजय के माध्यम से जीत हुआ था, तो इसलिए ऑपरेशन विजय इसका कोड नेम दिया गया था। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद के निज़ाम को ज़बरदस्ती भारत के अंग में मिलाया गया, तो वो किस वर्ष, तो 1948 में।
और लोन बरातू जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया था। लोन बरातू ऑपरेशन जो है इसको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया था। अब बात करते हैं प्रमुख रोग जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग जिसमें से कि पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है, निंद्रा रोग है। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, इस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। पापा से हो जाएगा पायरिया, और का से हो जाएगा कालाजार, मो से हो जाएगा मलेरिया, और पो से हो जाएगा ये पेचिस, और सोते से हो जाएगा ये निंद्रा रोग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो पापा काम पे सोते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करें मलेरिया रोग, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, और प्लाज्मोडियम जो मच्छर है एक प्रकार का, वो मच्छर है मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से, और मच्छर का नाम है मादा एनीफिलीज मच्छर। और मलेरिया की उपचार की बात करें, मलेरिया का जो रोग इसको दूर करने का उपाय है कुनैन से, और ये कुनैन कहाँ से मिलता है, सिनकोना की छाल से, इसके माध्यम से उपचार किया जाता है मलेरिया का। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसको कहा जाता है, तो वो अम्ल वर्षा को कहा जाता है। आगे कुछ संबंधित प्रश्न है क्रिकेट से। क्रिकेट में इसमें जो दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, और ये जो डे नाइट मैच था ये टेस्ट मैच था। ये कौन सा मैच था, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट डे नाइट मैच ईडन गार्डन में खेला था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। और ये जो मैच खेला गया था 22 से 26 नवंबर 2019 को खेला गया था, और भारत एक पारी और 46 रनों से इस मैच में जीता था, और बांग्लादेश इसमें पराजित हुआ था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच कब खेला, तो 24 से 26 नवंबर 2019 को खेला था। किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ खेला था, और पिंक बॉल से ये खेल हुआ था। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, किस बॉल से, तो पिंक बॉल से। इसमें रिजल्ट जो हुआ था, भारत एक पारी और 46 रनों से जीता था। आगे बात करते हैं सबसे ऊंचा स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम की बात किया जा रहा है। सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जानते थे, सरदार पटेल स्टेडियम। और सरदार पटेल से इसी स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम। ये भी ध्यान रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम। पहले इस स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर इसी स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया था सरदार पटेल स्टेडियम, और अब जो इस स्टेडियम का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन है, तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्य से कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। ये भी बढ़िया प्रश्न है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम किस राज्य में, तो वो राजस्थान में है। मानक समय रेखा वो कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। इसको, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कंगो नदी। उसी तरह से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कर्क रेखा से संबंधित और भूमध्य रेखा और मकर रेखा से संबंधित। आगे है नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एक प्रकार का लैंडलॉक कंट्री है, यानी यहाँ पर कोई भी
समुद्री सीमा, किसी भी राज्य का समुद्री सीमा स्पर्श नहीं करता है, समुद्री सीमा नहीं है यानी समुद्र नहीं है, इसलिए ये सभी देश क्या है, लैंडलॉन्ग कंट्री। कौन कौन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। आगे है जल व स्थल की सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। यानी ये जो 3 देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये थल सीमा के साथ साथ में जल सीमा भी बनाता है। तो इस ऐसे कितने देशों की संख्या आ गया, 3। कौन कौन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। आगे कोशिका, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। कोशिका, कोशिका यानी पोलेड कण, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। और आगे है माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को ही ऊर्जा का मुद्राग्रह, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एटीपी यानी कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे है केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है, केंद्रक और कोशिका द्रव को जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, जीव द्रव बनता है। अब है कुछ प्रमुख संस्था, और ये संस्था जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अगर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो 23 जून 1894 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 जून, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है ल्यूसाने, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। वैसे अगर हम लोग बात कर लें स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वह है वर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्न। अध्यक्ष की बात करें, क्रिस्टी कोवेंटी प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली है। आगे बात करते हैं, इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था, एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, पहली बार यानी कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, 1896 में, कहाँ पर, तो एथेंस में हुआ था यानी ग्रीस में हुआ था। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई के अंदर में यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है जैसा, भारत के हैं जैसा, अपने जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं का पुत्र है, इन्हीं का बेटा है जैसा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई, इसकी स्थापना होती है 1928 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, वो भी कहाँ पर, तो वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हेडक्वार्टर है, जिसके कि अभी हेड हैं रोजर बिन्नी। और ये रोजर बिन्नी ने किनका स्थान लिया, तो सौरभ गांगुली के स्थान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी। आगे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना होती है 1961 में, जिसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। अभी हम आप लोग बात किए आप लोग से कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है। वैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसके लोगो है पांडा। प्रमुख नदी की बात करें, प्रमुख नदी में सबसे पहले आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चामोइंगडुंग हिमनद से होता है। यह आप सीधा याद रखिए, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, और यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर झील है, तिब्बत में स्थित है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो वो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, जिसमें कि बूढ़ी, दिहांग, धनसरी, दिवांग, लोहित, सुमनगिरी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
और ये नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है वो असम में पड़ता है। इस नदी पर असम में माजुली नदी द्वीप स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और लोहित, एक प्रश्न यहाँ भी जरूर है बढ़िया, लोहित नदी पर यानी कि लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल, जिसको कि धौला सदिया पुल के नाम से स्थित है। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग कावेरी नदी। कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के कोगहू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये जो है ये मैसूर में, ध्यान रखिएगा, मैसूर में पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी को जो कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं वो कावेरी नदी को कहते हैं। और साथ ही साथ आप लोग एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं ये गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा जो कहते हैं वो कहते हैं कावेरी नदी को। दोनों अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। और कावेरी नदी का प्रमुख सहायक नदी जिसमें से कि अमरावती है, हेमावती है, अक्रावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, भवानी है और काबिनी, ये सब प्रमुख जो नदी है कावेरी नदी की सहायक नदी है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ विटामिन है उसके उनका जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विटामिन। विटामिन का खोज फंक ने 1912 में किया था। विटामिन का नाम जो दिया वो किसने दिया? फंक ने, और 1912 में। वैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। उसी तरह विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों के लिए, रोटी था एक टोपी। क्या याद रखेंगे? रोटी था एक टोपी। और ये देखिए रो से हो जाएगा, ये पूरा रोटी से हो जाएगा रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इस था से जो है थायमिन हो जाएगा जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और ये ए जो है, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और क से हो जाएगा ये कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ये जो टो देख रहे हैं ये टो, इस टो से हो जाएगा टेकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और पी से हो जाएगा फिनोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग याद रख सकते हैं प्रमुख विटामिन का रासायनिक नाम, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक है रोटी था एक। आगे बात करें विटामिन के, जो कि अभी हम लोगों ने देखा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्विनोन। साथ ही थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी जो है दोनों ही जल में घुलनशील है। और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं सभी वसा में घुलनशील है, यानी लिपिड में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जो है कि जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, वसा यानी कि लिपिड के अंदर वो घुलनशील है। अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन डी जिसका कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है। उसी तरह विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंवला में। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान रखना है विटामिन सी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। संचित यानी जमा नहीं रहता है, हम लोग एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो संचित नहीं रहता है, तो वह है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? वो आंवला में, साथ ही नींबू में भी, और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं लगभग उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है हमारे शरीर के अंदर में संचित नहीं रहता है, एक तरफ से हम लोग लेते हैं दूसरी तरफ से वो निकल जाता है। अब है कुछ प्रमुख समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति। जैसे अभय घाट की बात करें तो ये अभय घाट से संबंधित है मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि की बात करें तो चैत्रा भूमि से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। उसी तरह से
एकता स्थल जिनका कि समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल कौन सा है, तो वो एकता स्थल। वैसे भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, इसको आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिएगा। विजय घाट ये भी इंपॉर्टेंट है। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं, विजय घाट। शांति वन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांति वन है। उसी तरह से अगर शक्ति स्थल के बारे में बात करें तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है, वो है शक्ति स्थल। अब बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य, और एक तरफ में है लोक नृत्य और दूसरी तरफ में उससे संबंधित राज्य। जैसे बात कर लेते हैं बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये असम का है। उस नृत्य लावनी है, लावनी के साथ में तमाशा भी याद रखिएगा, लावनी और तमाशा। लावनी और तमाशा ये दोनों ही प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। पिंडवानी है छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी की एक प्रमुख कलाकार जिसका नाम है तीजन बाई। यहाँ से प्रश्न पूछता है तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, वो पिंडवानी से, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए अभी दिया गया है यहाँ पर तीजन बाई का संबंध पिंडवानी लोक नृत्य से है। आगे है भारत रत्न से प्रश्न दिया है इसमें, भारत रत्न। अगर बात कर लेते हैं भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत होती है 1954 में। और पहली बार ये जो दिया गया था भारत रत्न वो 3 लोगों को दिया गया था। उसमें से कि सीवी रमन थे, सी राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन तीनों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहली बार 1954 में, यानी कि जिस समय शुरुआत हुआ था उसी समय इन तीनों लोगों को एक साथ दिया गया था भारत रत्न। वैसे अगर बात कर ले भारत प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि 1966 में दिया गया था। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, एकमात्र खिलाड़ी जिनको कि भारत रत्न दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है जिनको कि भारत रत्न दिया गया। और ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें रोग, ये रोग है हैंसन रोग, जो कि एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइट्रोबैक्टीरिया लेप्री से होती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है हम लोगों को रेबीज, जो कि हाइड्रोफोबिया रोग है। साथ ही ध्यान रखना है हीमीफिलिया रोग, जिसको कि हम लोग शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें भारत से सीमा बनाने वाले राज्य, भारत से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन सा है वो है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले सबसे लंबी राज्य, यानी कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसका कि बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक है। उस तरह से असम की बात करें तो असम से 2 बार सीमा, यानी असम को 2 बार बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। उसी तरह से मेघालय है। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र यानी राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से 3 बार घिरे हुए हैं। साथ ही साथ मिजोरम, ये ऐसे ही 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से ये 5 राज्य का नाम याद रखिएगा। और इस 5 राज्य का नाम याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। एम से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मिजोरम और टी से हो जाएगा त्रिपुरा और फिर बनर्जी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बनर्जी देखिए इसमें सबसे अधिक लंबा है, तो इसको सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। और ध्यान रखना असम जो है इससे 2 बार, असम 2 बार यहाँ पर आया, ए फॉर असम, इसका मतलब हुआ असम जो है 2 बार इसको स्पर्श करती है। त्रिपुरा जो तीनों तरफ क्षेत्र से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, वो है त्रिपुरा राज्य। साथ ही इसको भी याद रखिएगा, 0 लाइन त्रिपुरा वो बांग्लादेश के मध्य, 0 लाइन किसके किसके बीच है, त्रिपुरा वो बांग्लादेश के मध्य स्थित है।
अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया जा चुका, उसको भी समझते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जयशंकर कुरूप को दिया गया था और मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको भाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, भाषा के क्षेत्र में। और कितनी भाषा में दिया जाता है तो उसके बारे में भी बात कर लिए। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची के अंदर में 22 भाषा है और प्लस में एक अंग्रेजी भाषा, तो कुल मिला के ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और प्लस में एक अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में जो दिया गया वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, जो कि हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और 58 नंबर का भी हम लोग बात कर लेते हैं। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में दिया गया था, वो 2 लोगों को दिया गया था, राम भद्राचार्य जो संस्कृत का था और गुलजार उर्दू के लिए इनको दिया गया था। तो 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को, एक राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू के लिए इनको दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो दिया गया था वो जयशंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार में यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में वाग्देवी की प्रतिमा, 21 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वाग्देवी की प्रतिमा के साथ में 21 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार किसको दिया गया था, अमिताभ घोष को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य जो संस्कृत भाषा के थे और गुलजार उर्दू को दिया गया था। उसी तरह से 59वां जो 2024 के लिए 2025 में दिया गया वो विनोद कुमार शुक्ल को, पुस्तक है नौकर की कमीज़, खिलोगे तो दिखोगे। इस पुस्तक के लिए इनको 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया। और कब दिया गया, तो वो 2025 में दिया गया। अब देख लेते हैं प्रमुख पुरस्कार यानी इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो है, जैसे बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक है प्रीतजर पुरस्कार। प्रीतजर पुरस्कार, प्रीतजर पुरस्कार जो दिया जाता है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो दोनों ही अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, जबकि प्रीतजर पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी तरह से एबल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतजर पुरस्कार जो अभी हम लोग देख रहे थे, प्रीतजर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है कुछ प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक, जिसमें मालगुडी डेज है पुस्तक, इसके लेखक R.K. नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। लाइफ डिवाइन और साथ ही साथ एसेज ऑन गीता, इसके लेखक है अरविंद घोष। उसी तरह से वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। आगे है माई कंट्री माई लाइफ, जिसके पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का प्रसिद्ध पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अब है कुछ ग्रंथि और उसके उपनाम। इसमें ग्रंथि और उपनाम में बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जिसका उपनाम है मास्टर ग्रंथि, यानी कि इसी मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जिसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है इसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से पिनियल ग्रंथि जो कि नैविक घड़ी या मस्तिष्क की रोग से संबंधित इसको जाना जाता है। अब है कुछ द्वीप समूह,
जैसे अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में है। साथ ही ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैंडल पीक। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। देखिए आगे जो दिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का नाम दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, रूक, चीन, अब, आ, भारत। देखिए रू से हो जाएगा ये रूस, को से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा चीन, ओ से हो जाएगा अमेरिका, बो से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे भारत है। तो ये भारत हो जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन है। चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वां है। और अगर हम लोग बात कर ले कुल क्षेत्रफल का, भारत में जो क्षेत्रफल है वो है 2.42%। पूरे विश्व की क्षेत्रफल का भारत में जो क्षेत्रफल है वो है 2.42। वैसे अगर जनसंख्या की बात करें, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है वो 7.5% यानी 17.5% है। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया।